बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर इनहेरिटेंस से है। आज का जो टॉपिक है वो एलील और जीन के बारे में होगा और उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, जिस तरह के पीनोटाइप हो गया, जीनोटाइप हो गया, साथ में लोकस क्या चीज़ है, इस तरह के डोमिनेंट करेक्टर क्या चीज़ है, रिसेसिव करेक्टर क्या चीज़ है। तो ये चीज़ें हम साथ साथ इसके जो है ना इसका मुतालिया करेंगे इस लेक्चर में। और आज का जो स्पेसिफिकली जो टॉपिक है वो जीन और एलील के बारे में है। ठीक है। कुछ लोग कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि एलील और जीन में फ़र्क नहीं कर पाते, उनको मतलब इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं होता, कि कंफ्यूज होते हैं इस मामले में कि जीन और एलील में क्या फ़र्क है। तो आज ये वाला जो है ना, ये कन्फ्यूजन भी आपकी दूर हो जाएगी कि एलील और जीन में क्या फ़र्क है। अच्छा, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीन, लोकस, एलील, जीनोटाइप, पीनोटाइप, डोमिनेंट करेक्टर, रिसेसिव करेक्टर, इस चीज़ के बारे में जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आते हैं जीन के बारे में। जीन मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि ये एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है। ठीक है। एक छोटा सा टुकड़ा है डीएनए का, या फ्रेगमेंट भी इसको कहा जाता है, कि एक डीएनए का एक फ्रेगमेंट होता है, एक छोटा सा टुकड़ा होता है, या हम साथ में ये भी कहते हैं कि ये यूनिट ऑफ हेरेडिटी है, जिसमें अगर विरासत में वालिदैन से कोई चीज़ बच्चों की तरफ मुंतकिल हो रही है, एक करेक्टर जो है वो वालिदैन की तरफ से बच्चों में आ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, या उसका जो कोड होता है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो होती है वो जीन की सूरत में बच्चों में मुंतकिल होती है। ठीक है। तो यूनिट ऑफ हेरेडिटी भी कहा जाता है, या सेगमेंट ऑफ डीएनए एनकोड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस की शक्ल में ये इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। जिस तरह के क्रोमोसोम के पास आते हैं, क्रोमोसोम की तरफ आते हैं, कि क्रोमोसोम आप इधर देख ले, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है। क्या चीज है? क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम को देख ले तो आपको ये नजर आ रहा है, इसके दो हिस्से हैं। ठीक है। और ये दोनों हिस्से जो है ये सेंट्रोमियर पर अटैच है एक दूसरे के साथ। ठीक है। अब अगर एक टुकड़े को हम देख ले, आपने देखा होगा कि जिस तरह के एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 46 होते हैं। इंसानों में 46 है, बाकी जानदारों में मुख्तलिफ होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम में से 23 क्रोमोसोम हमारे पेरेंट्स के मतलब जो मतलब माँ की तरफ से आते हैं, और 23 बाप की तरफ से आते हैं। तो चूंकि दोनों की कम्बिनेशन से जो कि गेमीट्स है वो आपस में मिलते हैं, वो जायगोट बनाते हैं, और जायगोट से फर्दर जो है वो फिर डेवलपमेंट होती है एक नए ऑर्गेनिज्म की। तो ये जो जायगोट बनता है ये दो हेप्लाइड सेल से बना होता है, और हेप्लाइड सेल जो है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। तो 23 क्रोमोसोम मदर की तरफ से आते हैं, 23 क्रोमोसोम फादर की तरफ से आते हैं। तो आप ये देख ले कि ये जो क्रोमोसोम है इसका ये वाला हिस्सा मदर की तरफ से है, और ये वाला हिस्सा फादर की तरफ से है। इस क्रोमोसोम को हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम, इसके अंदर डीएनए मौजूद है और प्रोटीन मौजूद है। क्रोमोसोम की बेसिकली केमिकल कंपोजिशन क्या होती है? प्रोटीन और डीएनए से बना हुआ है। अब इसके अंदर जो डीएनए पड़ा हुआ है और डीएनए के अंदर जो जीन पड़े हुए हैं उसमें इंफॉर्मेशन है। तो इसके अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है वो फादर की तरफ से है, और इसके अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है वो मदर की तरफ से है। ठीक है। तो अब अगर आप देख ले, ये दोनों जो क्रोमोसोम है ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनकी पोजीशन, साइज और लोकेशन बिल्कुल सेम है। अगर ये क्रोमोसोम नंबर 8 है या क्रोमोसोम नंबर 12 है, फर्ज करो मैं कहता हूं कि ये क्रोमोसोम नंबर 12 है, अगर इसकी नंबर होगी ना, काफ़ी सारे क्रोमोसोम है, ये पेयर में एक दूसरे के साथ पड़े होते हैं ना, 23 पेयर्स होते हैं, तो 23 में से मैंने ले लिया 12 नंबर, ये पेयर है, एक मदर की तरफ से और एक फादर की तरफ से, तो ये क्रोमोसोम कहलाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इसमें इंफॉर्मेशन चूंकि मदर की तरफ से है और इसमें इंफॉर्मेशन फादर की तरफ से है, दोनों का काम सेम है, करेक्टर ये सेम कंट्रोल करते हैं। अगर आप देख ले, फर्ज करो ये वाला जो क्रोमोसोम है
फादर की तरफ से, ये कंट्रोल कर रहा है हेयर कलर को, आई कलर को, हाइट को, इंटेलिजेंस को। तो ये जो क्रोमोसोम जिन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, सेम काम इसी का भी है। लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि दोनों में वैरायटीज डिफरेंट है। अगर ये क्रोमोसोम फर्ज करो हेयर कलर को कंट्रोल कर रहा है या आई कलर को, और आई कलर जो है इसमें जो इंफॉर्मेशन पड़े हुए हैं आई कलर के लिए, अगर उसके अंदर ग्रीन कलर के लिए पड़े हुए हैं, अगर फर्ज करो मैं इधर लिख लेता हूं कि इसके अंदर फर्ज करो ग्रीन आई के लिए क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, जीन पड़ा हुआ है, और इसके अंदर ब्लैक आई के लिए क्रोमोसोम जीन पड़ा हुआ है, ठीक है, इस क्रोमोसोम में। अब दोनों का काम एक ही है कि आई कलर जो है वो प्रोड्यूस करना, उसके लिए इंफॉर्मेशन कोड करना, लेकिन दोनों में वैरायटी डिफरेंट है, ठीक है, दोनों में वैरायटी डिफरेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं वैरायटी में। सेम भी हो सकता है कि दोनों क्रोमोसोम में सेम भी हो सकता है, ग्रीन आई का इधर भी और इधर भी हो सकता है, और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये आगे जाके मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ कि उसको फिर क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में फिर मैंने आपको कहा कि डीएनए पड़ा हुआ है, और डीएनए के अंदर फिर जीन पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इधर आते हैं, जो जीन था, जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है, फर्ज करो इसका अंदर का डीएनए मैंने निकाल दिया, और इस डीएनए का मैंने एक फ्रेगमेंट इधर से लेकर इधर तक है। फर्ज करो इसका एक फ्रेगमेंट यहाँ से यहाँ तक है, फिर दूसरा फ्रेगमेंट यहाँ से यहाँ तक है, फिर तीसरा फ्रेगमेंट यहाँ से यहाँ तक है, और फिर ये चौथा फ्रेगमेंट आ गया, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे आपके पास फ्रेगमेंट्स बन गए। अब ये वाला जो फ्रेगमेंट है, फर्ज करो ये जो फ्रेगमेंट है इसको हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। तो जीन आपके पास ये नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तकरीबन ये 4 जीन मैंने इधर बना दिए, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टुकड़े हैं डीएनए के, और ये अलग जीन है, ये अलग जीन है, ये अलग, ये अलग। अब सबके जो है वो करेक्टर्स भी डिफरेंट है। अब आप देख ले कि ये वाला जो जीन है ये कंट्रोल कर रहा है आई कलर को, ये हेयर कलर को कंट्रोल कर रहा है, ये हाइट को कंट्रोल कर रहा है, और ये इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब आप देखें कि एक ही डीएनए है, और एक ही डीएनए पे मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स है जीन के, जिसको हम जीन कहते हैं, और हर एक जीन का काम अलग है, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास जीन। वैसे जीन को पहले जो था उसको फैक्टर कहा जाता था। मेंडल ने इसको फैक्टर का नाम दिया था। तो आपको अगर फैक्टर मतलब बुक में आ जाता है कि फैक्टर, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। मेंडल इसको फैक्टर कहते थे, और उसके बाद जॉनसन जो है 1909 में उसने इसको जीन का नाम दिया था, ठीक है। तो जीन और फैक्टर बेसिकली दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं लोकस की तरफ। अब आप देख ले कि लोकस क्या चीज़ है, पोजीशन और लोकेशन ऑफ जीन ऑन डीएनए। ये देखिए ये पूरे का पूरा डीएनए है, और इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि हेयर कलर का जीन कहाँ पड़ा हुआ है। तो हेयर कलर का जीन यहां पर पड़ा हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, लोकस। इस पोजीशन पे हेयर कलर का जीन पड़ा हुआ है, इस पोजीशन पे हाइट का जीन पड़ा हुआ है, इस पोजीशन पे आई कलर का जीन पड़ा हुआ है। तो ये जो पोजीशन ऑफ जीन ऑन डीएनए है, इसको हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इधर क्रोमोसोम में मैं मिसाल देता हूं, तो क्रोमोसोम में अगर इस जगह पे आपको आई कलर का जीन पड़ा हुआ नजर आएगा, ये देखो फर्ज करो इसमें डीएनए, इसमें जीन जो पड़ा हुआ है ये आई कलर के लिए है, तो इधर सामने सेम पोजीशन पे आई कलर का इधर भी होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली ये जगह इसको हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं, ठीक है। तो लोकस क्या हो गया, पोजीशन ऑफ द जीन ऑन डीएनए। तो इस पे ये एक आई कलर के लिए होगा, मुख्तलिफ जीन पड़े हुए होंगे, इधर एक जीन और पड़ा हुआ है, इधर एक जीन और पड़ा हुआ है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के जीन पड़े हुए, ठीक है। इधर और जीन पड़े हुए हैं, ठीक है, इधर वो अलहदा करेक्टर को कंट्रोल करेगा, ये इधर अलहदा पड़ा हुआ है। इधर मैंने आई के लिए लिखा हुआ था, तो ये इधर एक जीन पड़ा हुआ है जो कि आई कलर को कंट्रोल कर रहा है, इधर जीन पड़ा हुआ है जो कि आई कलर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। चूंकि होमोलोगस पेयर है तो उसमें फिर आप देखें कि ये जीन यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये जीन यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो ये जीन जहाँ पड़ा होता है डीएनए के ऊपर,
मतलब क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन का जो पोजीशन होता है, पोजीशन ऑफ जीन ऑन डीएनए, क्योंकि ये क्रोमोसोम डीएनए से बना हुआ है और डीएनए के काफ़ी सारे जो है ना एक लंबी सी तार होती है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो उस थ्रेड में छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो अलग-अलग कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं और उसको हम जीन का नाम देते हैं। तो हर एक जीन अलग-अलग लोकेशन पे पड़ा हुआ है, कुछ जीन इधर पड़े हुए, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर। तो ये जीन जहाँ पर पड़े हुए होते हैं ना डीएनए के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। पोजीशन और लोकेशन ऑफ द जीन ऑन डीएनए इज नोन एज लोकस। समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, लोकस की तरफ तो हम आ गए। अब आप इधर मैं आप लोगों को मिसाल देता हूं। ये मेरे पास दो स्ट्रैंड्स है। क्या है? दो स्ट्रैंड्स है। एक मदर की साइड से है और एक फादर की साइड से है। अब इधर आप देख ले, इधर एक जीन पड़ा हुआ है, ठीक है? इधर एक जीन मेरे पास पड़ा हुआ है, ये देखें, ठीक है? और इधर भी जीन पड़ा हुआ है, ठीक है? ये देखें। अब ये दोनों जीन जो है, ये इधर मैंने लिखे हुए, ये सेम, इधर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में लिखा हुआ है, लेकिन दोनों सेम ही है। अब आप देख ले, ये फर्ज करो ग्रीन आई कलर है और ये भी ग्रीन आई कलर है। अब आप देखें ना, दोनों का जो है वैरायटी सेम है, मतलब एक मदर की साइड से है और एक फादर की साइड से है, दोनों की वैरायटी सेम है। और ये डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है? ये डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है? मतलब एक और करेक्टर इसके ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है? ये जो है, ये फर्ज करो हेयर कलर के लिए है और इधर भी जो है ये हेयर कलर के लिए पड़ा हुआ है, ठीक है? बिल्कुल अपोजिट साइड पे, ये देखो सेम लोकेशन पे पड़े हुए हैं, ठीक है? तो ये इस लोकस पे जो जीन पड़ा हुआ है और इस लोकस पे जो जीन पड़ा हुआ है, दोनों कंट्रोल कर रहे हैं किस चीज़ को? हेयर कलर को। लेकिन ये वाला हेयर कलर कंट्रोल कर रहा है ब्राउन को और ये वाला कंट्रोल कर रहा है ब्लैक को, ठीक है? तो आप लोगों ने देख लिया कि इधर जो जीन पड़े हुए हैं, ये एक जीन दूसरे जीन का अल्टरनेट है, ठीक है? अब अल्टरनेट, ये जीन इसका अल्टरनेट है और ये जीन इसका अल्टरनेट है। इस जीन का अल्टरनेट सेम है और इस जीन का अल्टरनेट डिफरेंट है, ठीक है? मतलब इधर जो जीन पड़े हुए, ये जीन और ये जीन, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि दोनों का काम सेम है तो इसको हमने नाम दिया हुआ है एलील का। अब आप देखें कि एलील जो है वो बेसिकली है जीन, लेकिन जीन क्या चीज है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन। आप देखें, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन इज नोन एज अलील। ये देखें, इधर जो जीन पड़ा हुआ है और इधर जो जीन पड़ा हुआ है, दोनों का काम सेम है, लेकिन वैरायटी डिफरेंट है या वैरायटी सेम भी हो सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन। तो इस जीन का अल्टरनेट ये है, मुतबादिल वो है। अब मुतबादिल सेम भी हो सकता है और मुतबादिल डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है? अब आप लोगों को समझ आ गई। वैसे है तो ये जीन, लेकिन एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, ठीक है? अच्छा, ये एलेलॉन से लिया गया है ये लफ्ज, और वो ग्रीक वर्ड है, तो ये वन एनदर, उसके मानी है वन एनदर। तो ये जो है ये एक दूसरे के अल्टरनेट है और इसको हम क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। तो जीन और एलील आप लोगों को होपफुली समझ आ गई होगी। अब आते हैं जीनोटाइप और पीनोटाइप की तरफ। तो जीनोटाइप क्या होता है और पीनोटाइप क्या होता है? अच्छा, अब फर्ज करो मैं एक करेक्टर लेता हूं, इधर मैंने एक फर्ज करो एक करेक्टर ले लिया हाइट, ठीक है? एक करेक्टर मैंने ले लिया हाइट। अब हाइट जो है वो कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। तो टाल हो सकता है एक बंदा या ड्वार्फ हो सकता है। एक बंदा या तो टाल होगा या ड्वार्फ होगा। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि जीन जो है चूंकि पेयर में पड़ा हुआ है, अल्टरनेट फॉर्म उसका मौजूद है, तो इधर हम अलील लिखते हैं कि ये जो टाल है ये दो कैपिटल टी से बना हुआ है। अब आपको मैं बता देता हूँ, कैपिटल टी और स्मॉल टी का मैं बता देता हूँ, और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी और स्मॉल टी मैंने लिख दिया, ठीक है? मतलब इधर भी स्मॉल टी है और इधर भी स्मॉल टी है, तो ये ड्वार्फ करेक्टर आएगा।
कद में छोटा होगा, और इधर भी टाल टी के लिए करेक्टर है या इधर भी टाल टी के लिए जीन पड़ा हुआ है, कैपिटल मतलब टाल के लिए जो है वो जीन पड़ा हुआ है, तो ये टाल करेक्टर आ जाएगा। और आप अब देख लें कि ये जो इसका जेनेटिकल मेकअप है, इधर कौन सा पड़ा हुआ है और इधर कौन सा पड़ा हुआ है, ये जेनेटिकल मेकअप है। मतलब अगर इसका हम जेनेटिकली स्टडी करना चाहे, जेनेटिक मेकअप ऑफ करेक्टर, ये करेक्टर है ना टाल, और इसका जेनेटिक मेकअप क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी। ये ड्वार्फ है, इसका जेनेटिक मेकअप क्या चीज़ है, स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो इसको हम क्या कहेंगे, जीनोटाइप। अगर मैं आपको कहूं कि टाल का जीनोटाइप बता दे आप, तो आप मुझे कहेंगे कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है। तो ये उसका क्या हो गया, जेनेटिकल मेकअप हो गया। और पीनोटाइप बेसिकली क्या होता है, पीनोटाइप जो होता है वो फिजिकल अपीयरेंस होता है। क्या, फिजिकल अपीयरेंस। अब आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं कि ये जो है, अगर आपके पास एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल टी के लिए जीन पड़ा हुआ है टाल कैरेक्टर के लिए, और एक के ऊपर स्मॉल टी पड़ा हुआ है, अब ये बंदा जो है वो फिजिकली किस तरह नजर आएगा, वो टाल नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि टाल का जो करेक्टर है वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट और रिसेसिव के पास में आता हूं, तो अब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी ये भी टाल है, ये क्या है, ये भी आपको टाल नजर आएगा। तो इसका जो टाल वाला ये फिजिकल अपीयरेंस है, तो इसका पीनोटाइप जो है वो टाल है, और जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ठीक है। अगर आप जेनेटिक मेकअप की तरफ आते हैं तो वो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, लेकिन इसकी अगर फिजिकल अपीयरेंस की तरफ आते हैं तो ये टाल है। ये भी इसका, इस टाल का जेनेटिक मेकअप दोनों कैपिटल टी है, और इस टाल का जेनेटिक मेकअप जो है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो अगर जेनेटिक मेकअप की हम स्टडी करते हैं तो हम उसको कहेंगे जीनोटाइप। अगर हम स्टडी करते हैं फिजिकल अपीयरेंस की तो उसको हम पीनोटाइप कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं क्या चीज के ऊपर, कि हमारे पास जो है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होते हैं। अब अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर आप देखें, फर्ज करो एक क्रोमोसोम, ये करेक्टर है कैपिटल टी और कैपिटल टी, या स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब चूंकि दोनों करेक्टर जो है वो सेम है, मतलब एक क्रोमोसोम पे इधर कैपिटल टी इधर कैपिटल टी, टाल के लिए इधर भी करेक्टर इधर भी टाल के लिए करेक्टर, तो ये जो क्रोमोसोम है ये हमारे पास क्या है, होमोजाइगस है, सेम है। ये देखिए सेम पेयर, मतलब इसका और इसका पेयर सेम है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि अलील जो है वो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन है, और अलील सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर ये अलील दोनों सेम है तो इसको हम, ये देखिए सेम है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। होमो मीन सेम, जाइगस मीन पेयर। अब हेट्रोजाइगस हमारे पास क्या होगा, कि अगर ये चीजें दोनों हमारे पास डिफरेंट आती है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, अल्टरनेट फॉर्म ये देखो चेंज हो गया, मतलब एक के ऊपर कैपिटल टी पड़ा हुआ है और दूसरे के ऊपर स्मॉल टी पड़ा हुआ है, तो चूंकि इसका जो पीनोटाइप है वो तो टाल होगा, लेकिन ये हेट्रोजाइगस टाल है। अब ये देखिए ये होमोजाइगस टाल होगा और ये हेट्रोजाइगस टाल होगा, ठीक है। तो जेनेटिकल मेकअप की हम अगर स्टडी करते हैं, एक बंदा टाल है लेकिन उसका हम जेनेटिक मेकअप देख लेते हैं, तो हम देखते हैं कि ये बंदा होमोजाइगस टाल है या हेट्रोजाइगस टाल है, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस की आप लोगों को समझ आ गई। अब आते हैं डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील, ठीक है। अब फर्ज करो ये हमारे पास पेरेंट्स है, जिसमें एक हमारे पास आ गया क्या, एक हमारे पास है मेल और दूसरा हमारे पास क्या है, फीमेल है। अब दोनों में, दोनों की कॉम्बिनेशन से बनेगा एक 2n जायगोट, ठीक है, एक जायगोट बनेगा, और उससे फिर एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा, एक जो है वो बच्चा बनेगा, एक जो है न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर खुसूसियात मदर से आते हैं और फादर से आते हैं, ठीक है, और ये क्या है, ये ऑफस्प्रिंग है, ठीक है। तो अब ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है वो दोनों करेक्टर आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये बंदा आपको फिजिकली टाल नजर आ रहा है तो हम कहते हैं कि ये जो है, ये बंदा, इसका पीनोटाइप क्या है, टाल है, ये लंबा है, कद में
लंबा है। लेकिन अगर हम इसकी जेनेटिकल मेकअप को स्टडी करते हैं और जेनेटिकल मेकअप की तरफ जाते हैं तो ये जेनेटिकली अगर हम देखते हैं कि फादर की तरफ से जो है वो कैरेक्टर आया था टाल के लिए कैपिटल टी, और मदर की तरफ से आया था स्मॉल टी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये बंदा हेट्रोजाइगस टाल है, इसमें दोनों कैरेक्टर मौजूद है लेकिन टाल जो है वो एक्सप्रेस हो गया है। इसके अंदर जो करेक्टर आपको नजर आ रहा है ये बंदा क्या है, टाल है, फिनोटाइपिकली ये टाल है। तो हम कहते हैं कि फिनोटाइपिकली तो ये टाल है, लेकिन इसका जो जेनेटिकल मेकअप देखते हैं तो इसमें करेक्टर्स टाल और ड्वार्फ दोनों के मौजूद है। तो ये बंदा हमारे पास हेट्रोजाइगस टाल आ गया। अब आप देख ले कि ये बंदा टाल है और इसमें एक्सप्रेशन टाल की हुई है, मतलब फादर की तरफ से जो जीन आया था उसकी एक्सप्रेशन हो गई है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट करेक्टर। मतलब फादर की तरफ से जो करेक्टर आया था कद के लिए, लंबे कद वाला जो करेक्टर आया था, तो वो जाहिर हो गया। ठीक है, वो मास्क द अदर एलील, उसने जो फादर की तरफ से जो जीन था उसने मदर की जीन को हाइड कर दिया, मास्क कर दिया, मतलब मदर का जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ। फादर चूंकि टाल है उसका जीन एक्सप्रेस हो गया और वो बच्चे में नजर आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट करेक्टर या डोमिनेंट एलील कहते हैं। मतलब इधर एक इधर इधर फादर मदर की तरफ से एक जीन है और इधर फादर की तरफ से जीन है। अब दोनों जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा बच्चे के अंदर, मतलब ये जब दोनों जीन, मतलब जब बच्चा बनेगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो दोनों में से, इन दोनों करेक्टर में से एक की एक्सप्रेशन होगी। अगर आई कलर का है, फादर की तरफ से ब्लैक आईज है और मदर की तरफ से ग्रीन आईज है, तो ग्रीन और ब्लैक में ये नहीं होगा कि एक आंख ग्रीन नजर आएगी और दूसरी आंख जो है वो ब्लैक बनेगी, नहीं, इसमें एक्सप्रेशन एक जीन की होगी, या तो ब्लैक की या ग्रीन की। तो जिस करेक्टर की एक्सप्रेशन हो गई, मतलब जो करेक्टर खुद को एक्सप्रेस करेगा और दूसरे करेक्टर को जो है मास्क कर देगा, ठीक है, तो वो करेक्टर हमारे पास कहलाता है डोमिनेंट। और ये डोमिनेंट करेक्टर लिखा जाता है कैपिटल लेटर में। मतलब अगर मैंने टाल के लिए, हाइट के लिए टी लिखा है, तो कैपिटल टी डोमिनेंट करेक्टर के लिए। और जिस तरह जो करेक्टर मतलब मास्क हो गया, उसकी एक्सप्रेशन नहीं हुई, ठीक है, उस करेक्टर की एक्सप्रेशन बच्चे में नजर नहीं आ रही, तो उस करेक्टर को हम रिसेसिव करेक्टर कहते हैं और वो हम लिखते हैं लोअर केस से। ठीक है, तो मतलब ये हमारे पास एक कैपिटल टी आ गया और एक हमारे पास स्मॉल टी। ठीक है, तो जो लोअर केस से लिखा जाता है करेक्टर वो रिसेसिव करेक्टर होता है, और जो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है उसको हम डोमिनेंट करेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव का भी जो है ना क्लियर हो गया। और ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक क्रोमोसोम जो है, जो उसके दो पेयर, जो उसका जो पेयर है, एक मेल की तरफ से और एक जो है मदर की तरफ से और एक फादर की तरफ से, दोनों में करेक्टर्स मौजूद होते हैं, और एक नहीं काफ़ी सारे करेक्टर्स मौजूद होते हैं। अब आप देखें, ये आई कलर के लिए देखें, इसमें ग्रीन है और इसमें ग्रीन है, तो आई कलर के लिए जो एलील पड़े हुए हैं ये होमोजाइगस हैं। ठीक है, मतलब ये सेम पड़े, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन जो है वो सेम है, तो इसको हम होमोजाइगस कहते हैं। तो इसका होमोजाइगस, ये देखें, ये होमोजाइगस करेक्टर है, और ये देखें एक ब्लैक के लिए और एक ब्राउन के लिए, तो ये हेट्रोजाइगस है। ठीक है, एलील जो है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन जो है वो डिफरेंट है, तो इसको हम हेट्रोजाइगस कहेंगे। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जीन क्या चीज़ है, लोकस क्या चीज़ है, एलील क्या चीज़ है, और साथ में आप लोगों को पता चल गया कि जीनोटाइप क्या है, पीनोटाइप क्या है, डोमिनेंट करेक्टर क्या होता है, रिसेसिव करेक्टर क्या होता है। अब इंशाल्लाह आगे जाके हम प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसका मुताला करेंगे, और ये चीज़ें जो है जो आप लोगों को, जब हम मेंडल की लॉज को पढ़ेंगे तो डोमिनेंट, रिसेसिव, एलील, लोकस, इन सब चीज़ों का बार बार आप लोगों को जिक्र आएगा, तो आप इसको लाजमी याद रखें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स में आसानी हो। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।